मेघनादपुर एक ऐसा राज्य था जो अपनी समृद्धि, सुंदरता और शांति के लिए चारों दिशाओं में विख्यात था। इसके महल की सुनहरी मीनारें सूरज की किरणों में चमकती थीं और इसके बगीचों में रंग बिरंगे फूलों की महक हवा में तैरती थी। नदियां चांदी की तरह चमकती थीं और जंगल इतने घने थे कि उनमें रहस्य छिपे हुए प्रतीत होते थे। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमादित्य, एक ऐसा राजा जिसके शौर्य और न्याय की कहानियां कवियों के गीतों में गूंजती थीं। लेकिन मेघनादपुर की असली शान थीं उसकी 7 रानियां, जिनमें से प्रत्येक अपने अनूठे गुणों और शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। पहली रानी थीं चंद्रिका, जिनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच ने कई बार राज्य को संकट से बचाया था। दूसरी रानी मायावती जादुई शक्तियों की स्वामिनी थीं। उनकी एक नज़र से आग की लपटें उठ सकती थीं और उनकी किताबों में प्राचीन मंत्र छिपे थे। तीसरी रानी कमलिनी प्रकृति की पुजारिन थीं, जो पक्षियों और जंगली जानवरों से बात कर सकती थीं। चौथी रानी तारिका एक कुशल योद्धा थीं, जिनकी तलवार की चमक दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करती थी। पांचवीं रानी सुधा की वीणा की धुनें इतनी मधुर थीं कि वे पत्थर को भी पिघला सकती थीं। छठी रानी विद्या प्राचीन ग्रंथों की जानकार थीं, जिनके पास हर सवाल का जवाब था। और सातवीं रानी काव्या, जिनकी करुणा और सादगी हर किसी का दिल जीत लेती थी, लेकिन जिनका अतीत एक रहस्य था। हालांकि इस वैभव के पीछे एक तनाव हमेशा मौजूद था। 7 रानियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या महल की दीवारों में गूंजती थी। चंद्रिका को लगता था कि मायावती की जादुई शक्तियां उसकी बुद्धि को कम आंकती हैं। तारिका को कमलिनी की प्रकृति प्रेमी रवैया अव्यवहारिक लगता था। सुधा और विद्या के बीच कला और ज्ञान की श्रेष्ठता पर बहस होती थी। और काव्या, वह चुपचाप सब देखती थी, लेकिन उनकी चुप्पी में कुछ ऐसा था जो सभी को असहज करता था। एक दिन जब सूरज मेघनादपुर के महल पर अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, एक वृद्ध सन्यासी दरबार में आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखें समय के परे देखने की शक्ति रखती थीं। उसने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मेघनादपुर का भाग्य खतरे में है। एक प्राचीन भविष्यवाणी कहती है कि जब तक तुम्हारी 7 रानियां एकजुट नहीं होंगी, यह राज्य एक भयानक संकट से नहीं बच पाएगा। काल भैरव, एक राक्षस जो सैकड़ों वर्षों से गहरी गुफा में कैद है, अब जागृत होने वाला है। वह तुम्हारी रानियों की शक्तियों को चुराना चाहता है, और यदि वह सफल हुआ तो मेघनादपुर हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी चंद्रिका ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह कोई चाल हो सकती है। हमें इस भविष्यवाणी की सत्यता की जांच करनी चाहिए। मायावती ने अपनी जादुई किताब खोली और कहा, मैं अपने मंत्रों से इस राक्षस के बारे में पता लगा सकती हूं। तारिका ने अपनी तलवार की मूठ थामते हुए कहा, जादू की कोई जरूरत नहीं। यदि यह राक्षस आया तो मेरी तलवार उसका अंत कर देगी। लेकिन काव्या चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो वह कुछ जानती हो। उसी रात मेघनादपुर के घने जंगलों में एक भयानक हलचल हुई। एक प्राचीन गुफा जो वर्षों से बंद थी, अचानक खुल गई। वहां से एक काली छाया निकली, जिसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। यह था काल भैरव, एक राक्षस जिसे मेघनादपुर के संस्थापक ने 7 जादुई तालों में कैद किया था। लेकिन समय के साथ ताले कमजोर पड़ गए थे और अब काल भैरव आजाद था। उसका पहला लक्ष्य था रानियों की शक्तियों को चुराना, क्योंकि वह जानता था कि उनकी एकता ही उसकी हार का कारण बन सकती थी। काल भैरव ने अपनी पहली चाल चली। उसने एक जादुई दर्पण बनाया जो रानियों के दिलों में संदेह और अविश्वास बो सकता था। उसने दर्पण को महल में भेजा, और जब रानियां इसे देखने लगीं तो दर्पण ने प्रत्येक रानी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई। चंद्रिका को यह दिखा कि मायावती उसकी जगह लेना चाहती है। मायावती को दिखा कि तारिका उसकी शक्तियों को नष्ट करना चाहती है। कमलिनी को लगा कि सुधा उसकी प्रकृति प्रेम को हंसी का पात्र मानती है। और काव्या, दर्पण ने उसे उसका अतीत दिखाया, एक ऐसा अतीत जो उसने सभी से छिपाया था। दर्पण के प्रभाव से महल में अविश्वास की आग भड़क उठी। रानियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लगीं। राजा विक्रमादित्य ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी रानियों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर परेशान हो गए। उसी रात काल भैरव ने रानी काव्या के कक्ष में एक संदेश भेजा।
यदि तुम मुझे अपनी शक्ति दे दो तो मैं तुम्हारा अतीत सभी से छिपा लूंगा। काव्या ने संदेश को पढ़ा और कांप उठी। उसका अतीत क्या था? उसका अतीत क्या था? क्या वह वास्तव में काल भैरव से जुड़ा था? रानी चंद्रिका ने सबसे पहले स्थिति को समझा। उसने रानियों को एकत्र किया और कहा, हमें इस दर्पण के जादू को तोड़ना होगा। यह काल भैरव की चाल है जो हमें बांटना चाहता है। मायावती ने अपनी जादुई किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा, जिससे दर्पण टूट गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। रानियों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो चुकी थी। चंद्रिका ने प्रस्ताव रखा कि वे काल भैरव को हराने के लिए एकजुट हों। उसने कहा, हमें उस गुफा तक जाना होगा जहां काल भैरव छिपा है। केवल हमारी संयुक्त शक्तियां उसे रोक सकती हैं। रानियां अनिच्छा से सहमत हुईं, लेकिन उनके दिलों में अभी भी संदेह बाकी था। यात्रा शुरू हुई। रानी कमलिनी ने जंगल के जानवरों से रास्ता पूछा और एक विशालकाय बाज ने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया। रास्ते में काल भैरव ने अपनी छाया सेना भेजी, जो रानियों पर हमला करने लगी। रानी तारिका ने अपनी तलवार से छाया सैनिकों को काट डाला, जबकि मायावती ने अपने मंत्रों से एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई। सुधा ने अपनी वीणा बजाकर छाया सैनिकों को भ्रम में डाला और विद्या ने एक प्राचीन मंत्र का उपयोग कर रास्ते में आए जादुई जाल को तोड़ा। लेकिन काव्या चुप थी। वह हर कदम पर संकोच करती थी, मानो कोई भारी बोझ उसके कंधों पर हो। जब रानियां गुफा के पास पहुंची तो काल भैरव ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने एक विशाल अग्निचक्र बनाया जो रानियों को घेरने लगा। तभी काव्या आगे आई और बोली, यह मेरी गलती है। मैं ही वह हूं जिसने काल भैरव को आजाद किया। काव्या ने रानियों को बताया कि वह एक प्राचीन कुल की अंतिम वंशज थी जिसने काल भैरव को कैद किया था। लेकिन उस कुल पर एक अभिशाप था। हर 100 साल में एक वंशज को अपनी शक्ति काल भैरव को देनी पड़ती थी, वरना वह जागृत हो जाता। काव्या ने अपनी शक्ति छिपाई थी, लेकिन जब वह मेघनादपुर आई तो काल भैरव ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया और ताले तोड़ दिए। रानियां स्तब्ध थीं। चंद्रिका ने गुस्से में कहा, तुमने हमें धोखा दिया। लेकिन मायावती ने उसे रोका और कहा, हमें काव्या को समझना होगा। उसने यह जानबूझकर नहीं किया। काव्या ने आंसुओं के साथ कहा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी शक्ति बलिदान करनी होगी। गुफा में प्रवेश करते ही रानियां काल भैरव के सामने थीं। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं और उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकरा रही थी। उसने कहा, तुम्हारी एकता भी मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुम सबकी शक्तियां ले लूंगा। रानियों ने एकजुट होकर युद्ध शुरू किया। चंद्रिका ने एक रणनीति बनाई जिसके तहत प्रत्येक रानी अपनी शक्ति का उपयोग करेगी। मायावती ने अपने मंत्रों से काल भैरव को बांधने की कोशिश की। कमलिनी ने जंगल के जानवरों को बुलाया जो काल भैरव की छाया सेना से लड़ने लगे। तारिका ने अपनी तलवार से काल भैरव पर हमला किया, जबकि सुधा की वीणा ने राक्षस के जादू को कमजोर किया। विद्या ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जिसने काल भैरव की शक्ति को आधा कर दिया, लेकिन काल भैरव अभी भी अजेय था। तभी काव्या आगे आई। उसने अपनी शक्ति करुणा और बलिदान की शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा एकत्र की और एक चमकीला प्रकाश बनाया जो काल भैरव को घेरने लगा। काव्या ने कहा, मेरी शक्ति तुम्हें फिर से कैद करेगी काल भैरव। प्रकाश इतना तीव्र था कि काल भैरव चीख उठा। उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह फिर से गुफा में कैद हो गया। लेकिन इस बलिदान की कीमत भारी थी। काव्या की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसने अपनी आखिरी सांस में कहा, मेघनादपुर को बचाने के लिए यह मेरा कर्तव्य था। काल भैरव की हार के बाद मेघनादपुर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन काव्या के बलिदान ने सभी के दिलों को झकझोर दिया। रानियों ने अपनी ईर्ष्या और मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। राजा विक्रमादित्य ने काव्या की याद में एक भव्य स्मारक बनवाया जिस पर लिखा था, एकता और बलिदान की शक्ति से मेघनादपुर हमेशा सुरक्षित रहेगा। रानियां अब एक दूसरे की ताकत को सम्मान देती थीं। चंद्रिका और मायावती ने मिलकर राज्य की नीतियां बनाई। कमलिनी और तारिका ने जंगलों की रक्षा के लिए एक सेना बनाई। सुधा और विद्या ने कला और ज्ञान का एक विद्यालय खोला।
और काव्या, उसकी करुणा हर रानी के दिल में जीवित थी। मेघनाथपुर फिर से वैभवशाली बन गया, लेकिन अब उसकी नींव में 7 रानियों की एकता और काव्या का बलिदान शामिल था।